केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस अंतरिम बजट को पेश करने के साथ ही वो एक नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी, जिसमें 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट को पेश करने के साथ वो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी। इस बजट को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले का ये बजट है। इस बजट से आम जनता को, रियल एस्टेट कारोबारियों को, छात्र छात्राओं को, युवा उद्यमियों को, डॉक्टरों को और देश की जनता को क्या उम्मीद है, आइए देखें इस रिपोर्ट में। सरकार है तो बजट तो अच्छा ही आएगा, बट हम जो अच्छा करना चाहेंगे, जैसे स्टूडेंट हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो जीएसटी भी होती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी तो हम लोग खुद ही बेरोजगार हैं और इतनी ज़्यादा फीस हो जाने की वजह से कुछ लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, काफ़ी लोग पिछड़ भी जाते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिएगा। इस बजट से हमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि थोड़ा किचन के सामानों में सरकार थोड़ा कमी करे, और जैसे दालें बहुत महंगी हैं, दालों में के दामों में कमी होनी चाहिए। दाल तेल सब महंगे हैं, गैस सिलेंडर के दामों में और कमी आनी चाहिए। और बस हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि किचन का बजट थोड़ा सा हम लोगों के हिसाब से रखें, जो हर वर्ग के लोग उसको अफोर्ड कर सकें। देखिए, 5 साल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और काफ़ी विकास हुआ है, और 5 साल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इनका जो अंतरिम बजट आ रहा है उससे हम लोग को उम्मीद यही है कि हमारे रसोई में थोड़ी ढील दें, जैसे गैस के दाम हैं और तमाम खाने पीने की चीज़ों में जो महंगी हो रही हैं उसमें थोड़ा सा ढील दें, तो इससे अच्छा बजट कुछ नहीं हो सकता है। और से आप समझ लीजिए कि कोरोना के बाद से रियल एस्टेट जो व्यापार बहुत नीचे चला गया, और इससे जो देश की थोड़ी अर्थव्यवस्था भी बिगड़ी, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा कारोबार है कि जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, और जिससे देश की तरक्की में बहुत बड़ा सहायक होता है रियल एस्टेट कारोबार। तो मैं चाहूँगा कि सरकार इसमें जो भी थोड़ा सा बड़ी फंडिंग करे और ब्याज मुक्त थोड़ा फंडिंग करे, जिससे कि रियल एस्टेट कारोबार आगे बढ़े। जो भी जीवन रक्षक प्रणाली है, जैसे वेंटिलेटर है और भी चीज़ें हैं, CT MRI, इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो इनको थोड़ा सस्ता करें, जिससे गरीब मरीजों के लिए इलाज के लिए सुविधा हो सके, उनको इलाज में कम से कम खर्च आए। और काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, ऑलमोस्ट उन्होंने DPCO में ले आए हैं, जिसकी वजह से रेट काफ़ी कम है। फिर भी अभी भी काफ़ी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो काफ़ी महंगी हैं, जिनको सस्ता होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कार्डियक सर्जरी में काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, अभी कार्डियक सर्जरी उतनी सस्ती नहीं हुई है, गरीब व्यक्ति के बजट से कभी कभी बाहर चले जाती है। यहाँ तक कि सरकारी संस्थानों में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा उस चीज़ का लगता है, जो कि कम होना चाहिए। सभी की निगाहें और उम्मीदें इस आने वाले अंतरिम बजट से हैं। फिर चाहे वो युवा उद्यमी हो, रियल एस्टेट कारोबारी हो, डॉक्टर हो, छात्र छात्राएं हो या गृहिणी हो, सभी को आशा है कि आने वाला अंतरिम बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ अभिनव श्रीवास्तव, जनता टीवी, कानपुर। बजट से व्यापारियों को क्या उम्मीद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से इस अंतरिम बजट को देखते हैं और क्या व्यापारी वर्ग क्या सोचता है इस बजट से? देखिए, अंतरिम बजट है, इस सरकार का आखिरी बजट है, और इसमें मैं समझता हूँ अगर व्यापारी वर्ग को सहूलियत देंगे तो आगे आने वाले चुनाव में इनको मदद मिलेगी। और व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, और थोड़ा सा GST में छूट मिलनी चाहिए, और इनकम टैक्स में जो स्लैब बनाई है उसको स्लैब में रख के मतलब व्यापारियों को अलग से इनकम टैक्स में छूट दिया जाए, तो ये व्यापारी चाहते हैं। और जितनी भी ऑनलाइन व्यवस्था इस समय अमेजॉन और कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, वो धीरे धीरे व्यापार को खाती जा रही हैं। मोदी 2 का अंतरिम बजट है। कोरोना काल भी इसी दो सरकारों में रहा है। तमाम जो उतार चढ़ाव आए हैं, व्यापारी किस तरीके से इस बजट से राहत मांग रहा है? व्यापारी देखिए, किसी भी सरकार की रीढ़ होती है व्यापारी। अगर व्यापारी वर्ग को अगर साथ में लेके चलेंगे तो सरकार भी अच्छी चलेगी और देश का उद्धार होगा। आपसे भाई साहब जानना चाहेंगे कि इस मोदी सरकार 2 का अंतरिम बजट किस तरीके से, क्या आपकी मांग है इससे? देखिए, मांग से तो कुछ नहीं होने वाला है, मांग के क्या करेंगे? आवाज वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे ना? हाँ, हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, इसलिए हम लोग थोड़ी राहत चाहते हैं। 145 करोड़ का देश है, और इसमें जिस तरीके से ऑनलाइन व्यापार बढ़ रहा है, तो हमारा जो फुटकर व्यापारी है उसको बहुत नुकसान हो रहा है।
बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए जीएसटी में थोड़ी राहत होनी चाहिए और इनकम टैक्स के स्लैब में बिल्कुल बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में इनकम टैक्स के जो स्लैब आते हैं ये बहुत कम है। और ऑनलाइन ट्रेडिंग से व्यापारी को बचाने के लिए सरकार को बहुत तेजी से प्रयास करने चाहिए, वरना ये जो फुटकर व्यापारी हैं हमारे, ये व्यापार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्या ये चुनावी बजट माना जा रहा है? बिल्कुल, ये चुनावी बजट है और इसका मुख्य जो आकर्षण है इस बजट का वो अयोध्या का राम मंदिर ही है। उसी के आसपास ये बजट भी घूमेगा, जैसा कि आसपास की सारी राजनीति घूम रही है। आपसे भाई सब जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे बजट भी देखे होंगे, इंदिरा गांधी का बजट देखा होगा जब सरकार बनी होगी, इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? सरकार की 2-3 नीतियों पे कुछ असमंजस है। जैसे जीएसटी से रिलेटेड अभी इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि अगर जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, अगर 45 दिन या 15 दिन की कुछ अवधि है, उसमें अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बात व्यापार के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है। और उसमें भी उन्होंने 50 करोड़ से ऊपर वालों के लिए प्रतिबंध नहीं लागू किया है, छोटे व्यापारियों के लिए लागू किया है। आज बाजार की ये धारा नहीं है कि कोई आदमी इतनी जल्दी पेमेंट कर सके और बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से कंपटीशन कर सके। अतः इस दृष्टिकोण को सरकार को व्यापारियों के हित में बदलना चाहिए। दूसरी चीज, इनकम टैक्स के संबंध में सरकार ने 2 प्रकार के ऑप्शंस दे रखे हैं। एक में आपको 80C के छूट नहीं मिलते हैं, एक में 80C के छूट मिलते हैं। जब सरकार के ऊपर इतनी उधारी है तो मैं समझता हूँ उनको 80C के एग्जम्पशंस नई प्रणाली में भी देने चाहिए और इनकम टैक्स के रेट में छूट देनी चाहिए और स्लैब्स को ठीक करना चाहिए। मोदी सरकार का आखिरी बजट है, क्या चुनावी बजट माना जाए इस बात? निश्चित रूप से चुनावी से संबंधित तो है ही है, बाकी ये पूर्ण बजट तो है नहीं, अतः सरकार इसमें बहुत ज्यादा घोषणाएं कर भी नहीं सकती है। फॉर द टाइम बिंग ये बजट है, अनुपूरक बजट है, पूरा बजट तो है नहीं। पूरा बजट उनका जो भी होगा, जाहिर है कि बहुत सख्ती वाला तो बजट नहीं होगा, ये तो मैं समझता हूँ। आप भाई साहब इस बजट को कैसा देखते हैं, क्योंकि अंतरिम बजट होगा और रिकॉर्ड भी बना रही कि छठी बार बजट अपना पेश करने जा रही हैं? देखिए भैया, ये तो चुनावी बजट है और गवर्नमेंट का बजट तो फिलहाल अच्छा ही आएगा, मगर फिर भी व्यापारियों को बहुत समस्याएं हैं, जीएसटी से संबंधित बहुत समस्या है। एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद करने का विचार करना चाहिए, इससे बहुत दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। छोटा व्यापारी बहुत परेशान इसमें है, उस पर जरूर ध्यान दें। हम लोग मिडिल क्लास व्यापारी हैं, उस पर व्यापार घट रहा हम लोगों का है। फिलहाल इस बजट से क्या उम्मीद है? उम्मीद अच्छी है कि बजट अच्छा ही गवर्नमेंट देगी। चुनाव का माहौल है, अयोध्या राम मंदिर बन चुका है, सब वहीं घूमेगा। जीएसटी में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ करेगी सरकार? करना चाहिए, ऑनलाइन शॉपिंग जीएसटी में करना चाहिए और इनकम टैक्स स्लैब भी बढ़ाएगी जरूर चाहिए, ये उम्मीद है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन करना चाहिए अच्छी बात है, व्यापार को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बैंक जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बैंक चार्जेस काट देता है व्यापारियों के लिए, तो वो खत्म करना चाहिए। पूर्णतः इनको ऑनलाइन को पूर्णतः निःशुल्क रखना चाहिए। चाहे कोई कस्टमर आए तो उसको जो बैंक 2%, 1.5%, 3% तक काट लेता है, क्रेडिट कार्ड पे काट लेता है, वो व्यापारी को नुकसान होता है। तो एक तरफ तो करिए व्यापार के ऑनलाइन करना चाहिए, दूसरी तरफ जो है धीमे धीमे जो है खून चूसते जा रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यापारी को सपोर्ट करना चाहिए। व्यापार के अंदर जो भी आदमी कस्टमर आ रहा है, हम उसको ऑनलाइन हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापार के लिए कस्टमर के लिए ना कस्टमर को बोझ पड़ना चाहिए ना व्यापारी को पड़ना चाहिए, तो ये चार्जेस हटा देना चाहिए। तो इस बजट से काफी उम्मीदें हैं आपको? नहीं, बहुत उम्मीदें तो नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है चुनावी बजट है। लेकिन अभी हमारे हरप्रसाद अग्रवाल जी ने जो बात कही, इस बात को सरकार को बहुत करीब से देखना चाहिए। जो इन्होंने एमएसएमई सेक्टर के ऊपर जो 45 दिन के अंदर पेमेंट की लायबिलिटीज जो ला दी हैं या संभावना है करने की, ये हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो हमारा रिटेल का व्यापार है, उसको डैमेज कर देगी। सरकार की सोच पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली है। हम लोग इसका पूरी तरीके से व्यापारी वर्ग विरोध करते हैं। हमारे ट्रेड में हम ऐसे रिलेटेड जो भी ट्रेड है उन सब में एक धाराएं हैं कि हम लोग 100 दिन में पेमेंट हमारी आती है, कहीं 2 महीने में पेमेंट आती है। सरकार कहती है कि 45 दिन में अगर आपको पेमेंट नहीं आएगी तो इनपुट क्रेडिट आप नहीं ले सकते। कैसे व्यापार करेगा छोटा व्यापारी? करेगा कैसे व्यापार? वो तो उधार लेकर के ही माल बेचता है।
उसको हम उधारी ही नहीं देंगे तो वह व्यापार कैसे करेगा? इससे छोटा व्यापारी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सरकार की नीति छोटे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए, ना कि बड़े लोगों को बढ़ावा देने की। लेकिन इस सरकार की नीतियां इस तरीके की होती जा रही हैं कि वह पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इसको अपना माइंड थोड़ा डाइवर्ट करना होगा कि वो पूंजीवाद को बढ़ावा ना देकर के छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने की प्रयास करें। तो जैसा कि बजट पास होने वाला है, आपको बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? बजट को मैं, क्योंकि एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं डॉक्टर अंजू वाशने, तो मेरा उम्मीद है पहले जो हम लोग की सैलरी बढ़ रही है पर ITR की कोई जो लिमिट है वो बढ़ाई नहीं जा रही है, तो वो पहले बढ़ाई जानी चाहिए, स्लैब बढ़ानी चाहिए। इनकम टैक्स आपने विकल्प तो दे दिया है पर उससे महिलाओं को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और शिक्षा एक मुद्दा है कि महिलाओं की शिक्षा पर, जितने एक सैनिक स्कूल खुला है और भी सैनिक स्कूल खोले जाने चाहिए सरकार के द्वारा, जिससे जो हमारी बेटियां हैं वो उस सैनिक स्कूल में एडमिशन लें और अपने लिए कैरियर, उनके लिए एक अवसर प्राप्त होगा। तो जैसा कि देखा जाए कि बजट को लेकर हर गृहिणी को भी इश्यूज रहते हैं, किचन में उनको कई भी चीजें बचत नहीं कर पाती हैं, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं? गैस, जहाँ तक कि गैस LPG है उसको थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। और as it is, I am a teacher by profession, so income tax slab should be raised because we are unable to save so much right now. Accordingly, like we have to spend a lot of money for saving our own income. So, and education should be made free for the girls and more opportunities should be given for the girls. It's like with respect to their career building. So that is what I'm expecting from this budget. ये जो शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए उसमें स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाला बजट है उसमें शिक्षा को लेकर कुछ फायदा होना चाहिए? ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर, या फिर बढ़ती हुई फीस को लेकर, या फिर किसी भी प्रशासन में एक तरीके का फॉर्म निकलने से लेकर या किसी भी तरीके का उसको सही से और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें लगता है इस पे काम होना चाहिए। मैम, आपको क्या लगता है कि ये जो मेडिकल इश्यूज होते हैं, लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या लगता है कि इसमें मेडिकल में उन क्षेत्र में बजट का मेडिकल की फैसिलिटीज तो बहुत हो रही है, हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं, पर एक जो मेडिकल क्लेम होता है, बीमा होता है, वो थोड़ा सस्ता होना चाहिए जिससे कि हर व्यक्ति मेडिकल क्लेम, अब ये जो पॉलिसी है वो ले। अभी हमारे यहाँ मेडिकल पॉलिसी का चलन नहीं है, जबकि विदेशों में हम देखते हैं, भारत पाश्चात्य देशों में, कि ये सब लोग कंपलसरी होता है उनको मेडिक्लेम लेना। तो वही सिस्टम हमारे इंडिया में भी अपनाना चाहिए कि हर घर में, हर अनिवार्य रूप से, जैसे आयुष्मान कार्ड गरीबों के लिए सरकार ने दिया है, वैसे मिडिल क्लास और हायर क्लास के लिए भी मेडिक्लेम पॉलिसी का प्रावधान होना चाहिए और उस पर कुछ सब्सिडी या छूट देनी चाहिए जिससे कि लोग लेने के लिए प्रोत्साहित हों। और मैम, ये जो देखा जाए कि टैक्स स्लैब ने, जैसे कि मैम ने अभी बात करी, टैक्स स्लैब में आपको कितना तक क्या आशा है, कितना करना चाहिए, कितना रेशियो रखना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से स्लैब नहीं बढ़ रही है, तो हम लोगों को फायदा नहीं हो रहा, हमारी सैलरी में से ही पैसा कट रहा है, तो हम लोग को ये महसूस ही नहीं हो रहा कि हमारी तनख्वाह बढ़ रही है। अब पे कमीशन आया है तो सैलरी हमको इनटेक भी तो दिखनी चाहिए। ग्रॉस सैलरी तो हमारी बहुत हो गई है, पर जो हमारी नेट सैलरी आती है वो बहुत कम है, तो इसलिए स्लैब बनाकर हमको फायदा मिलना चाहिए। और स्लैब में परिवर्तन के लिए ही सर्विस क्लास आस लगाया रहता है कि बजट पेश हो रहा है तो इनकम टैक्स के स्लैब में कोई फायदा मिलेगा, और वो जब नहीं होती बहुत निराशा होती है, क्योंकि सुबह से हम लोग टकटकी लगाए टीवी के आगे बैठ के देखते हैं कि हमारे लिए क्या कोई प्रावधान हुआ है। जब निराशा और उम्मीदें होती हैं, नीचे हेडलाइन चल रही होती है, उसमें लिखा होता है इतनी स्लैब बढ़ने वाली है, पर कभी होता नहीं है। तो हमारे इस बार सीतारमण जी से, जो हमारी वित्त मंत्री है, उम्मीद है कि वो महिलाओं के लिए कुछ स्लैब बढ़ाएंगी। पुरुषों के लिए ना बढ़ाए तो एटलीस्ट महिलाओं के लिए तो बढ़ा दें, जिससे कि हमको जो नेट सैलरी आए वो फायदा हो जाए। और मैम, ये होम लोन्स का देखा जाए, होम लोन्स की बात करें तो घर लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जिनके निजी घर नहीं है उन बेचारे घर नहीं ले पा रहे, इस पर आप क्या कहेंगी? हाँ, लोन है, देखिए लोन से ही लोग सर्विस क्लास में मकान बना पाता है, तो उसमें भी कुछ छूट देनी चाहिए, जैसे अभी सरकार देती है कि इनकम सैलरी में उसका फायदा मिलता है, और उसको बढ़ाना चाहिए जिससे कि लोग हाउसिंग लोग लेकर अपना मकान बना सकें। तो उसमें भी कुछ चेंज करने की आवश्यकता इस समय महसूस हो रही है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रेट हम लोग देख रहे हैं दिन पर
दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये भी उम्मीद हमको है। निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को ये बजट पेश कर सकती हैं और लोगों की इससे क्या उम्मीदें हैं हम जानेंगे प्रयाग की धरती पे, प्रयाग की जनता से। ये बताइए 1 तारीख को बजट पेश हो सकता है, इस बार क्या उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको ध्यान में रख कर के बजट प्रस्तुत किया जाएगा और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर भी माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान निश्चित रूप से जाएगा। और जैसे हम लोग पहले कविताओं में पढ़ते थे कि महंगाई राहु बनकर सबको निगलती रहती है, सत्ताधारी कैस करे जनता भूखी मरती है, तो निश्चित रूप से ये पार्टी आम जनमानस और जनता को ध्यान में रख कर के काम करने वाली पार्टी है। और ये यानी सरकार से उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हैं। तो और लोग से बात करेंगे, ये इस बार 1 तारीख को बजट पेश होगा, पेट्रोल के दाम तो अभी तक वही हैं, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, सिर्फ पेट्रोल के दाम ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी यथावत बनी हुई हैं। जब कोई एक बजट आता है तो इंसान ये उम्मीद करता है कि उसमें बेसिकली जो हमारी नीड होती है, जैसे शिक्षा हो गए, स्वास्थ्य हो गया, तमाम और सी ऐसी चीज़ें हैं, किसानों को लेकर हो गया, तो इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इस ऐसी उम्मीद रहती है। और इस बार की बजट से भी वो ऐसी ही उम्मीद रहेगी। लेकिन एक चीज़ और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि देखिए चुनाव है सामने, तो ये बजट चुनावी भी हो सकता है। और भाई साहब जानेंगे, भाई साहब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट? देखिए, ऐसा है कि अब बजट पेश होने वाला है और निश्चित तौर पर अब जो इलेक्शन है इसका भी प्रभाव इस बजट पर देखने को मिल सकता है। हालांकि जो बजट का अगर मुख्य बात करें तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए खासकर विशेष महत्व देता है, क्योंकि वो रोज जो उनकी ज़रूरी सामान होते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनको कम करने की बात, उसमें छूट की बात, उसमें रियायत की बात सोचता है। हालांकि अब जब बजट पेश हो जाएगा तो सारी स्थितियां आगे निकल के साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल जो हम लोगों को उम्मीद है कि बजट इस बार अच्छा रहेगा और जो चीज़ें महंगी है थोड़ा सस्ती हो, जिससे घर चलाने में आसानी हो सके। जैसे कि आपने बात कही कि मध्यम वर्ग की बात, अभी जैसे गैस का दाम है, पेट्रोल का, जो कि हर एक की नीड है, तो उसके लिए क्या कहना है? देखिए, अब ये चीज़ें महंगी तो जरूर है, पेट्रोल की बात करें चाहे गैस की बात करें, लेकिन हमारा देश जो है वो विकास कर रहा है और जब विकास कर रहा है, विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या जनता को जरूर होगी। अगर हमको आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी कुर्बानी हमको भी करनी पड़ेगी, हमको और आम जनता को समझना पड़ेगा। ये तो देखिए रामलला भी आ गए हैं और बजट भी अब 1 फरवरी को आ रहा है, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? अब ये मान के चलिए कि ये जो बजट होगा वास्तव में लोक लुभावन बजट होगा। कारण ये है कि लोक लुभावन ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जब चुनाव नहीं होता है तब भी हमारा जो नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आम जनमानस को पूरी तरह से ध्यान में रख करके बजट पेश करती है और करती आई है। पिछले 9 सालों में हमने देखा है, 10वां बजट है हमको लगता है। तो हमारी माननीय वित्त मंत्री जी इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगी कि आम गरीब जनमानस इस बजट से बिल्कुल प्रभावित न हो और उनके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आए, ऐसा बजट मुझे लगता है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बार पेश करेंगी। और बजट में जहां तक मेरी उम्मीद है, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, बजट से थोड़ा परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं से परेशान होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं अपनी सरकार से और विशेष रूप से वित्त मंत्री जी से कि मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट आए तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग प्रयागराज से यही कामना करते हैं कि रामलला भी आए हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान लाए हैं, ये बजट भी आए और सबके चेहरे पे मुस्कान लाए। यही ढेर सारी शुभकामनाएं हैं इस बजट के लिए और सरकार के लिए। तो क्या उम्मीदें हैं बजट से? देखिए, उम्मीद यही है कि जो पेश किया जा रहा है बजट को सरकार जो गरीब जनता है उसको ध्यान में रखकर पेश करे, जिससे कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि रोजमर्रा की चीजों में चाहे तेल पेट्रोल की बात हो या फिर गैस की बात हो, टैक्स की बात हो, इन सभी चीजों पे ध्यान में रखते हुए सरकार को बजट को पेश करना चाहिए, जिससे कि कहीं न कहीं सरकार को भी और जनता को, दोनों लोगों को फायदा होगा। बजट सकारात्मक होगा, मोदी जी सकारात्मक देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व गुरु के रूप में फिर से खड़े हो रहे हैं, उसी तरीके से हमारा बजट भी होगा और बजट भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए उसी के अनुसार ये अर्थव्यवस्था स्थापित करेंगे। बस। तो प्रयाग की जनता को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और केंद्र सरकार का जो बजट होगा वो आम जनता के हित में होगा और मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखते हुए इसे बजट पेश किया जाएगा, ऐसा यहाँ की जनता का मानना है। ये तो 1 फरवरी को बाद ही पता चल पाएगा कि किसके हक में ये बजट आता है, क्या ये चुनावी लॉलीपॉप होगा बजट में या फिर आम जनता के बारे में सोचा जाएगा। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।